हेलो नमस्कार दोस्तों, जीबी शेल करियर इंस्टीट्यूट में आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। तो दोस्तों आज है 1 सितंबर और सितंबर माह से जुड़ी हुई सारी की सारी घटनाएं जो प्रतियोगिक परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और सभी को जोड़ लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो दोस्तों आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं मोटिवेशन कोट के साथ। मंजिलों की राहों पर कांटों पर चलना पड़ता है, हर खुशी हासिल करने के लिए गमों से भी गुजरना पड़ता है। किसी को भी आसानी से कुछ मिलता नहीं ज़िंदगी में, सबसे ऊपर चमकने के लिए उस सूरज को भी जलना पड़ता है। सो दोस्तों ज़िंदगी में कोई भी चीज़ आसानी से हासिल नहीं होने वाली है। यदि तुम कुछ भी जीवन में पाना चाहते हो तो तुम्हें मेहनत करनी पड़ेगी, संघर्ष करना पड़ेगा, तभी जाके वो हासिल हो पाएगी। सूरज को ही देख लीजिए, उसको इतना चमकने के लिए खुद जलना पड़ता है। सो दोस्तों अपने अंदर वो जुनून, वो पागलपन, वो हौसला भर लीजिए और अपने ख्वाब को हकीकत में बदलने के लिए पेन पेपर को उठाइए और लिखना आरंभ कर कीजिए। आज का पहला क्वेश्चन इस प्रकार होगा, अक्टूबर 2021 में दुनिया का सबसे ऊंचा और सबसे बड़ा ऑब्जर्वेशन व्हील किस शहर में खोला जाएगा? तो अक्टूबर 2021 में दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे ऊंचा ऑब्जर्वेशन व्हील दुबई में खोला जा रहा है। दुबई में खोला जाएगा ये। और दुबई की बात की जाए तो आईसीसी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल का जो हेडक्वार्टर है वो भी दुबई में स्थित है। और इसके जो हेड है आईसीसी के वो ग्रेग बर्कले हैं। आईसीसी की स्थापना 1909 में की गई थी। तो ये सारी की सारी जानकारी इस क्वेश्चन से हमें हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 2, अगस्त 2021 में EIU इकोनॉमिकल इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का सबसे सुरक्षित शहर कौन सा है? तो इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा एक रिपोर्ट जारी की गई है जिसमें ये बताया गया है कि दुनिया का सबसे सुरक्षित शहर कोपनहेगन है। कोपनहेगन डेनमार्क की राजधानी है। और सबसे गजब की बात की जाए तो इंडिया के जो 2 शहर हैं वो टॉप 50 में शामिल है, दिल्ली और मुंबई। यानी सबसे सुरक्षित शहरों की 50 शहरों की लिस्ट में बात की जाए तो दिल्ली और मुंबई टॉप 50 में शामिल है। तो ये सारी की सारी जानकारी इस क्वेश्चन से हमें हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 3, नवगठित सहकारिता मंत्रालय का संयुक्त सचिव किसे बनाया गया है? तो हाल ही में सहकारिता मंत्रालय का गठन किया गया है और जिसके संयुक्त सचिव बनाए गए हैं अभय कुमार को। अभय कुमार को सहकारिता मंत्रालय का संयुक्त सचिव बनाया गया है। सहकारिता मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार भारत के गृह मंत्री अमित शाह को दिया गया है। इसके साथ कुछ और सचिव का बनाए गए हैं जो इस प्रकार हैं। कविता सिंह जो कैबिनेट सचिवालय में संयुक्त सचिव हैं। कविता गर्ग आयुष मंत्रालय में संयुक्त सचिव का पदभार ग्रहण किया है। विभू नायर ने वाणिज्य विभाग में भारत व्यापार संवर्धन संगठन के कार्यकारी निर्देशक का पदभार ग्रहण किया है। और प्रमोद कुमार ने कृषि एवं किसान कल्याण विभाग के तहत राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के प्रबंध निदेशक का पदभार ग्रहण किया है। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर हैं। क्वेश्चन नंबर 4, कौन से राज्य सिंक्रोनाइज्ड कमांडो अभ्यास की मेजबानी कर रहा है? सिंक्रोनाइज्ड कमांडो अभ्यास ये NSG द्वारा, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड के द्वारा चलाया जा रहा एक आतंकवादी रोधी युद्धाभ्यास है जिसके तहत गांडीव अभ्यास किया जा रहा है। ये UP, MP, गुजरात। तो इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। यूपी में भी ये चलाया जा रहा है, MP में चलाया जा रहा है, गुजरात में चलाया जा रहा है, इसके साथ साथ दिल्ली में भी ये अभियान चलाया जा रहा है।
तो इसका सही आंसर हो जाएगा यूपी, एमपी, गुजरात और दिल्ली में ये आयोजित किया जा रहा है और इसके तहत एनएसजी द्वारा गांडीव अभ्यास किया जा रहा है। एनएसजी का निर्माण 1984 में आतंकवाद को खात्मा करने के उद्देश्य से किया गया था। तो ये सारी की सारी एनएसजी का हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 5, 23 से 27 अगस्त को विश्व जल सप्ताह दिवस मनाया गया है। इसका विषय क्या था? तो 23 से 27 अगस्त को विश्व जल सप्ताह दिवस मनाया गया है। इसकी जो थीम थी वो बिल्डिंग रेजिलेंस फास्टर, बिल्डिंग रेजिलेंस फास्टर विश्व जल सप्ताह दिवस 23 से 27 अगस्त को मनाया गया। इसकी थीम थी बिल्डिंग रेजिलेंस फास्टर। 1991 में स्टॉकहोम इंटरनेशनल वाटर इंस्टीट्यूट द्वारा आयोजित किया जा रहा है ये, और 2021 की जो थीम है बिल्डिंग रेजिलेंस फास्टर है। विश्व जल दिवस 22 अप्रैल को मनाया जाता है और विश्व जल दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है और विश्व पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को मनाया जाता है तथा जैव विविधता दिवस 22 मई को मनाई जाती है। विश्व की सबसे अधिक जैव विविधता अमेजन वर्षावन में पाई जाती है, जबकि भारत में सबसे अधिक जैव विविधता है वो वेस्टर्न घाट, पश्चिमी घाट में पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 6, अगस्त 2021 में भारत सरकार ने कौन सा भूस्थानिक नियोजन पोर्टल लॉन्च किया है? तो अगस्त 2021 में भारत सरकार के द्वारा भूस्थानिक नियोजन संयुक्त धारा पोर्टल लॉन्च किया गया है। इस संयुक्त धारा पोर्टल को लॉन्च करने का उद्देश्य है कि ये पोर्टल राष्ट्रीय ग्रामीण विकास में अपनी भागीदारी निभाएगा, जो मनरेगा, एकीकृत वाटरशेड प्रबंधन कार्यक्रम, पर ड्रॉप मोर क्रॉप कार्यक्रम आदि के तहत ग्रामीण विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। इससे क्या होगा कि गाँव का सर्वांगीण विकास किया जा सकेगा तथा गाँवों में जितने भी जो सरकारी योजनाएं हैं वो पहुंच पाएगी। आनंदम ऐप की बात की जाए तो आनंदम ऐप LIC के द्वारा लॉन्च किया गया एक ऐप है, जो जितने भी एजेंट हैं उनमें पारदर्शिता लाने के लिए ये ऐप LIC के जो अध्यक्ष हैं MR कुमार के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। LIC की बात की जाए तो इसकी स्थापना 1956 के एक्ट के तहत की गई थी और LIC का जो मुख्यालय है वो मुंबई में है। इस श्रमिक पोर्टल श्रमिक मंत्रालय द्वारा किया गया है। जितने भी असंगठित क्षेत्र के जो श्रमिक हैं उन सभी को इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से जोड़ना है और ये एक ऑनलाइन पोर्टल है जिसके माध्यम से 12 अंक का एक यूनिक ID जनरेट की जाएगी और जिससे सभी असंगठित क्षेत्र के जो श्रमिक हैं उनको सरकारी सुविधाओं का लाभ मुहैया कराया जाएगा। तो ये सारी की सारी जानकारी इस क्वेश्चन से हमें मिल जाती है। क्वेश्चन नंबर 7, नियो बोल्ट एक स्वदेशी मोटर चालित व्हीलचेयर बैटरी है, ये किसके द्वारा बनाई गई है? तो नियो बोल्ट एक स्वदेशी मोटर चालित व्हीलचेयर बैटरी है जो IIT मद्रास के द्वारा बनाई गई है। IIT मद्रास के द्वारा नियो बोल्ट एक स्वदेशी मोटर चालित व्हीलचेयर बैटरी बनाई गई है। क्वेश्चन नंबर 8, मालाबार विद्रोह के नेताओं वरियम कुनात, कुनमेदेव हाजी, अली मुसलियार और 387 अन्य मोपला शहीदों को भारत के स्वतंत्रता संग्राम के शहीदों के शब्दकोश से हटाया जाएगा। तो ये मोपला विद्रोह कब हुआ था? मोपला विद्रोह 1921 में हुआ था। ये मालाबार के पास हुआ था। मोपला विद्रोह अंग्रेजों तथा जमींदारों के बीच का विद्रोह हुआ था, लेकिन बाद में अंग्रेजों ने हिंदू मुस्लिम दंगे में इसको कन्वर्ट करने में सफलता हासिल की, जिसके तहत बाद में एक
वैगन ट्रेजेडी हुई थी जिसमें 67 मोपला एक वैगन में ले जाए जा रहे थे और उनमें दम घुटने से मौत हो गई थी। वीडी सावरकर द्वारा मोपला उपन्यास लिखा गया है। तो ये सारी की सारी जानकारी इस क्वेश्चन से हमें मिल जाती है। क्वेश्चन नंबर 9, अगस्त 2021 में भारत की नौसेना की तरफ से किस जहाज में फिलीपींस के साथ युद्धाभ्यास में भाग लिया है? तो भारत का जहाज INS रणविजय और INS कोरा ने फिलीपींस की नौसेना के साथ युद्धाभ्यास में भाग लिया है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए तथा ऑप्शन बी। INS रणविजय और INS कोरा, इन दोनों ने फिलीपींस की नौसेना के युद्धाभ्यास में भाग लिया है। INS तलवार की बात की जाए तो INS तलवार ने कटलेस एक्सरसाइज जो साउथ अफ्रीका के वेस्टर्न तट पर आयोजित की जा रही उसमें INS तलवार ने भाग लिया है। और ये जो फिलीपींस के साथ एक्सरसाइज होगी पश्चिमी फिलीपींस सागर में होगी। फिलीपींस की बात की जाए तो फिलीपींस की राजधानी है वो मनीला में है और फिलीपींस की जो मुद्रा है वो फिलीपींस पेसो है। अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र का मुख्यालय भी मनीला में स्थित है और एशिया का नोबेल पुरस्कार जिसको रमन मैग्सेसे पुरस्कार कहा जाता है वो भी फिलीपींस की राजधानी मनीला में दिया जाता है। और फिलीपींस विश्व का पहला देश बन गया है जिसने जेनेटिकली मॉडिफाइड गोल्डन राइस को अपने देश में मंजूरी दे दी है। इस गोल्डन राइस में विटामिन ए की अधिकता होती है तथा विटामिन B1 की कमी होती है। 2019 का रमन मैग्सेसे अवार्ड रवीश कुमार भारतीय NDTV जर्नलिस्ट को दिया गया है। और 2018 के रमन मैग्सेसे पुरस्कार की बात की जाए तो 2018 का रमन मैग्सेसे पुरस्कार भारत वाटवानी तथा सोनम वांगचुक को दिया गया है। रमन पुरस्कार की स्थापना 1957 में हुई थी। रमन मैग्सेसे अवार्ड फाउंडेशन के द्वारा ये रमन मैग्सेसे अवार्ड दिया जाता है। रमन मैग्सेसे अवार्ड को एशिया का नोबेल पुरस्कार कहा जाता है तथा एशिया का प्रकाश किसे कहा जाता है? तो महात्मा बुद्ध को एशिया का प्रकाश कहा जाता है। महात्मा बुद्ध की बात की जाए तो इनके जो जन्म है वो लुम्बिनी जो वर्तमान नेपाल में वहाँ हुआ था तथा इनका मृत्यु जिसको महापरिनिर्वाण कहा जाता है वो कुशीनगर यूपी में हुई थी। महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति गया बिहार में हुई है तथा इन्होंने पहला अपना भाषण सारनाथ यूपी में दिया था जिसको धर्मचक्र परिवर्तन कहा जाता है तथा बौद्ध धर्म के जो ग्रंथ हैं वह पाली भाषा में लिखे गए हैं। क्वेश्चन नंबर 10, ई-सोर्स नामक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म किस IIT के द्वारा बनाया गया है? तो ई-सोर्स नामक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म IIT मद्रास के द्वारा बनाया गया है। इस प्लेटफॉर्म का उद्देश्य क्या है? तो ई कचरे से निपटने के लिए इस प्लेटफॉर्म का यूज किया जाएगा विद्युत और इलेक्ट्रॉनिक जैसे अपशिष्ट पदार्थों के लिए एक ऑनलाइन मार्केट उपलब्ध कराएगा और उसके माध्यम से इन ई कचरे को निपटा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11, कौन सा राज्य 100% कोविड-19 टीकाकरण वाला राज्य बन चुका है? तो 100% टीकाकरण वाला राज्य हिमाचल प्रदेश बन चुका है। हिमाचल प्रदेश एक ऐसा राज्य है जिसमें 18+ वाले सभी व्यक्तियों को कोविड-19 का टीकाकरण लगाया जा चुका है। यदि बात की जाए तो 100% टीकाकरण वाला सिटी कौन सी है? तो भुवनेश्वर पहली सिटी बनी है जिसमें 100% वयस्क आबादी का टीकाकरण किया जा चुका है। और 100% टीकाकरण वाले गांव की बात की जाए तो जम्मू कश्मीर का एक हेमलेट गांव है जहां पर वयस्क आबादी को 100% टीकाकरण किया जा चुका है। भारत में कौन कौन से टीके कोविड-19 के यूज हो रहे हैं? तो कोवैक्सीन,
कोवैक्सीन भारत बायोटेक हैदराबाद के द्वारा बनाई गई डबल डोज वैक्सीन है। इसमें इनएक्टिव वायरस है। इसका उपयोग भारत में किया जा रहा है। अगली है कोविशील्ड वैक्सीन। कोविशील्ड वैक्सीन सीरम इंस्टीट्यूट पुणे द्वारा बनाई गई डबल डोज वैक्सीन है। इसमें एक्टिव वायरस है। इसका उपयोग भी भारत में कोविड-19 के टीकाकरण में किया जा रहा है। स्पुतनिक वी, ये गेमलिया रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ एपिडेमियोलॉजी एंड माइक्रोबायोलॉजी इंस्टीट्यूट रसिया के द्वारा स्पुतनिक वी वैक्सीन का निर्माण किया गया है। ये भी डबल डोज वैक्सीन है। ये दुनिया की पहली वैक्सीन है जो रशिया के द्वारा बनाई गई है। इसका उपयोग भी भारत में किया जा रहा है। और पहली पशु वैक्सीन भी रशिया के द्वारा बनाई गई है। अगली वैक्सीन सिंगल डोज वैक्सीन है, वो स्पुतनिक लाइट वैक्सीन है। स्पुतनिक लाइट वैक्सीन भी रशिया के द्वारा बनाई गई है। जाइकोव डी वैक्सीन, जाइकोव डी वैक्सीन जायडस ग्रुप के द्वारा बनाई गई दुनिया की पहली डीएनए बेस्ड वैक्सीन है। ये पहली ट्रिपल डोज वैक्सीन भी है जो 0 डे पे 28 दिन बाद और 56 दिन बाद लगाई जाएगी। इस वैक्सीन का उपयोग 12 से 17 वर्ष की आयु वर्ग के सभी आयु वर्ग के लोगों में किया जाएगा। यानी ये बच्चों की वैक्सीन हो गई है एक तरीके से। तो ये सारी की सारी वैक्सीनें भारत में यूज की जा रही हैं। क्वेश्चन नंबर 12, राजीव गांधी किसान न्याय योजना किस भारतीय राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में की योजना है? तो राजीव गांधी किसान न्याय योजना है, ये छत्तीसगढ़ राज्य की योजना है। राजीव गांधी किसान न्याय योजना, इस योजना की प्रमुख बातें क्या हैं? तो राज्य सरकार द्वारा फसल उत्पादन के लिए किसानों को इनपुट सहायता मुहैया कराई जाएगी, जैसे बीज हो गया, खाद हो गया। ये सारी की सारी राशि छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा किसानों को दी जाएगी। खरीफ की फसल की खराबी के लिए 9,000 पर एकड़ का मुआवजा दिया जाएगा और क्षतिग्रस्त का आकलन किया जाएगा। तो ये सारी की सारी इस योजना के बिंदु हैं जो इस योजना के में किसानों को सहायता और न्याय दिलाने के लिए छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा लागू की गई है। अंतर्राष्ट्रीय बाजरे का वर्ष 2023 में मनाया गया है और दाल का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष 2016 को घोषित किया गया है। तो सारी की सारी जानकारी इस क्वेश्चन से मिल जाती है। छत्तीसगढ़ की बात की जाए तो छत्तीसगढ़ की जो राजधानी है वो रायपुर है तथा ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री हैं वो भूपेश बघेल हैं। और यहाँ पर इंद्रावती नेशनल पार्क है तथा सीतानंदी वन्यजीव अभयारण्य भी छत्तीसगढ़ में ही है। नक्सलियों के लिए छत्तीसगढ़ में एक अभियान चलाया जा रहा है जिसको लोन वरातु अभियान नाम दिया गया है। और छत्तीसगढ़ में एक स्टील प्लांट है, भिलाई स्टील प्लांट छत्तीसगढ़ में है, जो रूस के सहयोग से द्वितीय पंचवर्षीय योजना में लगाया गया है। इसके अलावा प्रमुख स्टील प्लांट निम्न है। बोकारो स्टील प्लांट है जो झारखंड में स्थित है, ये भी रशिया के सहयोग से लगाया गया है तथा इसकी स्थापना तीसरी पंचवर्षीय योजना में की गई है। दुर्गापुर स्टील प्लांट है जो वेस्ट बंगाल में है और ये यूके यानी यूनाइटेड किंगडम के सहयोग से लगाया गया प्लांट है जो द्वितीय पंचवर्षीय योजना में जिसकी स्थापना की गई है। राउरकेला स्टील प्लांट उड़ीसा में स्थित है जो द्वितीय पंचवर्षीय योजना में लगाया गया है तथा जर्मनी के सहयोग से इसकी स्थापना की गई थी। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड यानी सेल की बात की जाए तो इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में स्थित है। और इसकी सीईओ कौन है? इसकी सीईओ सोमा मंडल है जो पहली महिला सीईओ है। और SAL सेल है, ये महारत्न कंपनी है। तो ये सारी की सारी जानकारी इस क्वेश्चन से हमें हो जाती है। विश्व झलक यानी विश्व से जुड़े हुए कुछ क्वेश्चन।
डोलड्रम पेटी किस क्षेत्र को कहा जाता है? तो डोलड्रम पेटी भूमध्य रेखीय क्षेत्र को डोलड्रम पेटी कहा जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। डोलड्रम पेटी किसे कहा जाता है? भूमध्य रेखीय क्षेत्र को डोलड्रम पेटी कहा जाता है। भूमध्य रेखा होती है, ये पूरी पृथ्वी को 2 भागों में विभाजित करती है। एक ऐसा महाद्वीप जिससे तीनों रेखाएं गुजरती है तो वो अफ्रीका महाद्वीप है, जिससे कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, 0 डिग्री भूमध्य रेखा तथा 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश मकर रेखा, तीनों रेखाएं अफ्रीका महाद्वीप से गुजरती हैं। क्वेश्चन नंबर 2, आइसोहाइट किसे कहा जाता है? तो आइसोहाइट मानचित्र में समान वर्षा वाले स्थानों को जोड़ने वाली रेखा को आइसोहाइट कहा जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इसके अलावा समान दाब वाले क्षेत्रों को जोड़ने वाली रेखा को आइसोबार कहा जाता है। समान ताप वाली रेखा को जोड़ने वाले को आइसोथर्म कहा जाता है। कुछ महत्वपूर्ण बातें, आइसोथर्म समान तापमान वाली रेखाओं को रेखा है उनको जोड़ोगे तो आइसोथर्म कहलाएगा। आइसोबार समान दाब वाली रेखाएं होती है। आइसोनिप बर्फ के गिरने के समान क्षेत्रों को जोड़ने वाली रेखा को आइसोनिप कहा जाता है। और आइसोनेप मेघ आच्छादन के समान क्षेत्रों को जोड़ने वाले को आइसोनेप कहा जाता है। कंटूर रेखा किसे कहते हैं? तो कंटूर रेखा समुद्र तल के बराबर ऊंचाई वाले स्थानों को जोड़ोगे तो उसको कंटूर रेखा कहा जाता है। तो ये सारी की सारी जानकारी इस वीडियो से हमें होती है। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा दोस्तों? यदि पसंद आया तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। जय हिंद दोस्तों।